हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, फिट और फाइन होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। आज हमारा जो क्लास है वो बिल्कुल खास होने वाला है, बहुत ही नया सेशन होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिटी मतलब सिविक्स। आप जो भी कहो, तो आज हम लोग सिविक्स स्टार्ट करने वाले हैं। और सबसे पहला चैप्टर जो क्लास 10th का है ये आपका स्टार्ट हो चुका है, जो कि है सत्ता की साझेदारी। तो बच्चों, आज हम लोग जुड़ चुके हैं। आज इस क्लास में आपको बैठ करके शुरू से लेकर के अंत तक के सारे वीडियोस को बड़े अच्छे से देखना है। यदि इस वीडियो में कहीं भी कोई भी आपको कमी नजर आए या आपको कोई डाउट रह जाए तो इसे कमेंट बॉक्स में जरूर डालना है। उसके बाद सबसे पहले तो शुरू से अंत तक देखते हुए आपको सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि आज का क्लास बहुत खास होने वाला है। हम लोग पॉलिटी के एक सेक्शन को बहुत अच्छे से चुन चुन करके जो है सो समझेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे। उसके बाद आपका एमसीक्यू और आंसर राइटिंग दोनों कंप्लीट होने वाले हैं इस क्लास के बाद। बच्चों, आज का क्लास एक शॉट में कंप्लीट होने वाला है। 1 शॉट का क्लास है हमारा, और 1 शॉट में ही ये चैप्टर को हम लोग फिनिश करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को बड़े ही अच्छे से एक नए अंदाज में। देखो, सबसे पहले यदि हम बात करें कि हमारा चैप्टर है क्या, बहुत ही आराम से समझना है आज के चैप्टर को। हमारा चैप्टर का नाम है सत्ता की साझेदारी। अब यदि चैप्टर का नाम है सत्ता की साझेदारी, पहले हमको इंट्रोडक्शन समझना होगा। ये चैप्टर हमसे चाहता क्या है, हम क्या सीखने वाले हैं इसमें, ये हम लोग को समझना पड़ेगा। तो सत्ता की साझेदारी क्या होता है समझते हैं। सत्ता का मतलब यदि हम बात करें तो ये होता है पावर। और इसको पढ़ने से पहले मुझे लगता है कि आपको यह समझ लेना चाहिए कि पावर की जब हम बात करते हैं तो पूरे देश में, हमारा देश बहुत ही बड़ा देश है, यहां पर जो है सो सरकारें बनती हैं, सरकारों के हाथ में पावर जाती है, और वो अपने अनुसार जो है पॉलिसी बनाते हुए जो है सो अपने नागरिकों को जो है वो संभाल के रखता है। लेकिन बच्चों, इसका छोटा रूप जो है सो आपको अपने फैमिली में भी नजर आता होगा। आपके फैमिली में भी जो है सो एक होगा जिसमें सबके पूरा फैमिली का जो समझ लीजिए पावर जो है वो उनके हाथों में होता होगा। लेकिन आप जरा सोचो, आपका फैमिली लंबे समय तक नहीं टिक पाएगा यदि जो हेड ऑफ द फैमिली होगा, आपके पापा होंगे या आपके दादा होंगे या आपकी मम्मी होंगी, यदि वो अपने पावर का डिस्ट्रीब्यूशन नीचे नहीं दे, सभी को बराबरी का अधिकार नहीं दे, और सभी लोगों को मिलाते हुए, सभी को एक साथ लेते हुए यदि वो नहीं चले, तो आपका फैमिली भी लंबे समय तक नहीं चल पाता है। जैसे कि आप एग्जांपल से समझो, आपके घर में कहीं छोटे भाई बहन हो या आप ही छोटे भाई बहन हो, और यदि पापा कुछ भी सामान लाते हैं आपके घर में, और लाने के बाद आप वो क्या करते हैं, इक्वली इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। वो इसे डिस्ट्रीब्यूट इसलिए करते हैं ताकि किसी को ऐसा नहीं लगे कि मेरे साथ मुझे पापा कम प्यार करते हैं, दूसरे को ज्यादा करते हैं। आपके भाइयों बहनों में लेकर के अक्सर इस बात को लेकर के झगड़ा होता होगा कि अरे उसे तो बड़ा टुकड़ा मिल गया, इसे छोटा टुकड़ा मिल गया। इसका मतलब यह हुआ कि हम अपने घर में भी, जो कि समझ लो कि एक छोटा सा गवर्नमेंट ही बना के रखे हैं आप, हाँ, तो इस तरीके से वहां पर उस टुकड़े को लेकर के भी हम कितने सजग होते हैं। हम सभी को समानता का अधिकार देना चाहते हैं, हम सभी को बराबरी का अधिकार देना चाहते हैं। और सत्ता की साझेदारी कितनी जरूरी है ये आज के क्लास में आपको समझ में आ जाने वाला है। हम, आपके पापा यदि घर में है तो एक अच्छा फैमिली तभी होता है जब कुछ पावर्स जो है वो हेड ऑफ द फैमिली के पास रहते ही हैं, और दूसरे मेंबर को भी कुछ कुछ अधिकार होते हैं। यदि उसे स्ट्रिक्टली जो है हम उसे बांध करके रखें, उसे किसी तरह से कोई मशवरा उनसे ना ले, उससे कोई राय ना ले, तो उसे लगेगा कि हमारी जरूरत नहीं है, और धीरे धीरे ऐसी फैमिली बिखर जाती है। तो बच्चों, जैसे एक फैमिली के अंदर होता है, बिल्कुल वैसा ही एक देश में सत्ता यदि एक हाथ में रह जाए तो वो तो तानाशाह हो जाए। जैसे कि हिटलर जैसा तानाशाह इसलिए जन्म लिया क्योंकि पूरा पावर सेंट्रलाइज्ड हो गया, एक आदमी के हाथ में केंद्रित हो गया। तो हम कह सकते हैं कि सत्ता की साझेदारी एक तरीके से सत्ता का विकेंद्रीकरण भी है। अब वो विकेंद्रीकरण क्या होता है, मतलब सत्ता किसी एक के हाथ में न रह करके यदि हम उसे अलग अलग लेवल पे उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दे, तो यही है हमारा सत्ता की साझेदारी, है ना। तो आज हम लोग यही पढ़ने वाले कि पावर को हम किस किस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पावर्स यदि डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए जाए, हमारे समाज के अलग अलग जाति धर्म अलग अलग लोगों को यदि हम अलग अलग तरीके से, या तो उसके लेवल के अनुसार यदि हम उसे अधिकार नहीं दे, उनको हम नहीं देखें, उन्हें नहीं समझे, उन्हें अधिकार नहीं दे, उन्हें बोलने का अधिकार नहीं दे, उन्हें दबाते रह जाए, तो समाज में उथल पुथल की स्थिति होती है, विद्रोह और विरोध हमें झेलना पड़ जाएगा। इसीलिए बच्चों, हम हर जाति धर्म को मिलाते हुए जो है, धर्मनिरपेक्षता की भावना को रखते हुए, सभी को मिलाते हुए जो हम सबको अधिकार देते हैं, और इस तरीके से हम अपने देश को एक स्ट्रॉन्ग नेशन बना पाते हैं, और सभी लोग मिल करके जो सो देश के विकास में जो है सो हेल्प करता है एक नया नेशन बनाने के लिए। तो बच्चों, इसी तरीके से यदि हम बात को आगे बढ़ाएं तो हमें देखने को मिलता है कि सत्ता की साझेदारी क्या है। अब ये पूरा डिटेल में चैप्टर तब समझ में आएगा जब हम इसके अंदर चलते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर में। हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट स्टार्ट होता है। चैप्टर के शुरुआत में बच्चों आपको पढ़ना पड़ेगा दो देश की कहानी। जब हम दो देश के केस स्टडी को बहुत अच्छे से समझते हैं
जब हम इसके बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में जाके पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है ये कहानी और सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले जो देश हमारे सामने आ चुका है ये है बेल्जियम। बच्चों यदि हम बेल्जियम की बात करें तो इसका मैप भी आप देख सकते हो बगल में लगा हुआ है। ये यूरोप का एक छोटा सा देश है और ये इतना छोटा सा देश है कि हमारा देश जो इंडिया है इसका हरियाणा से भी छोटा सा देश है। इसकी आबादी यदि हम बात करें तो इसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ा सा ज्यादा है और ये जो है हरियाणा से भी छोटा राज्य मतलब देश है यूरोप का। यदि हम बात करें इसके आसपास में कौन कौन से, ताकि आप लोकेशन को बड़े अच्छे से समझ सको, तो ये यहाँ पे जो है सो हमारा फ्रांस है। इसके आसपास में यहाँ पे फ्रांस है, इसका जो पड़ोसी देश है उसमें फ्रांस आता है। इधर जो है बच्चों ये है आपका नीदरलैंड, है ना, इधर हमारा नीदरलैंड हो गया। यहाँ पर आपका जर्मनी हो गया, यहाँ क्या हो गया जर्मनी। नीचे में यहाँ पे लग्जमबर्ग। ये सारे देश यहाँ पे आसपास में आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर तो ये पूरा नॉर्थ सी वाला इलाका आ जाता है। तो इस तरीके से बेल्जियम जो है वो इन सभी देशों से चारों तरफ से घिरा हुआ है। तो आपको आइडिया आ गया होगा, लोकेशन पता होगा कि फ्रांस के आसपास का एक देश है। अब यदि हम बात करें बेल्जियम की तो इसकी सीमा फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग से मिलता है। अब इसका यदि हम सोशल स्ट्रक्चर की बात करें जो कि आज के चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टर्म रहने वाला है, तो सबसे पहले यदि आप देखो इस पूरे मैप को तो इस पूरे मैप को देख के पता चलता है कि ये जो आपका इलाका है बच्चों ये है फ्लेमिश का इलाका। इसे हम क्या कहेंगे, तो ये फ्लेमिश का इलाका है। और फ्लेमिश के इलाके में यदि बात करें तो फ्लेमिश के इलाके में 59% लोग रहते हैं जो कि डच भाषा बोलते हैं। कौन सी भाषा, तो डच भाषा बोलते हैं। जबकि ये जो इलाका आप देख रहे हो इसे वेलोनिया का क्षेत्र कहते हैं। ये है वेलोनिया के क्षेत्र जहां पर 40% लोग रहते हैं और ये फ्रेंच भाषा बोलते हैं। कौन सी भाषा, तो फ्रेंच भाषा बोलते हैं। आपको बहुत अच्छे से समझते जाना है। लेकिन जब हम बात करते हैं, अच्छा 1% जो इलाका है ये वाला जो आप देख रहे हो ये जर्मन भाषा बोलते हैं, क्योंकि आप जानते हो यही जो है इसी के जस्ट बगल में जो जर्मनी है। तो इस तरीके से ये इसका सोशल स्ट्रक्चर है। लेकिन जब हम बात करते हैं बेल्जियम की राजधानी जो कि हमारा ब्रुसेल्स, तो ब्रुसेल्स में मामला कुछ गलत अलग देखने को मिलता है। कैसे भाई, देखो पूरे देश में जो है सो आप देख सकते हो बहुसंख्यक समाज जिसकी संख्या ज्यादा है ये है आपका फ्लेमिश इलाके में रहने वाले डच भाषी लोग जो कि डच भाषा बोलते हैं। जबकि यहाँ पर जो वेलोनिया है यहाँ पर 40% लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं। लेकिन जब हम यहाँ पर देखते हैं ब्रुसेल्स में तो यहाँ पर 80% जो है 80% लोग जो है ये फ्रेंच भाषा बोलते हैं और सिर्फ 20% लोग जो है यही आपका डच भाषा बोलते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि जो पूरे देश में जो स्थिति है इसकी उल्टी स्थिति हमें इसके हेडक्वार्टर में या तो इसका जो बीच में राजधानी है यहां पर हमें देखने को मिलता है। अब सोचो यदि किसी के केंद्र में या तो किसी की राजधानी में जिस भाषा का वर्चस्व रहता है बच्चों, इसका पूरा प्रभाव जो है सो पूरे देश के ऊपर देखने को मिलता ही है कि नहीं। जैसे कि हमारे देश की राजधानी है दिल्ली। दिल्ली में यदि सारे लोग जो है सो हिंदी भाषा छोड़ ही दे, वो तमिल भाषा, तेलुगु भाषा या कोई दूसरी भाषा का इस्तेमाल करना शुरू कर दे तो इसका प्रभाव पूरे देश के ऊपर देखने को मिलता है। जैसे कि अभी दिल्ली में जो है इंग्लिश भाषा को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। हालांकि हमारे राजनेता जो हैं ये सारे हिंदी भाषा का ही उपयोग करते हैं, लेकिन जब अंग्रेजी भाषा को इतने बड़े लेवल पे दिल्ली वासी जो है यूज करते हैं तो इसका प्रभाव पूरे देश में देखने को मिलता है। पूरे देश के लोग जो हैं वो इंग्लिश को ही स्टैंडर्ड लैंग्वेज मानते रहे और इस तरीके से हमारी हिंदी भाषा जो है इसका जो मतलब समझ लीजिए मान सम्मान है ये कम होता चला जाता है। और हिंदी भाषा का तो वाकई बहुत ज्यादा दुर्दशा हो चुकी है हिंदुस्तान में, क्योंकि हिंदी भाषा का हम मतलब सम्मान से इसका इस्तेमाल नहीं करते। तो इस तरीके से यदि हम यहाँ पे बात करें राजधानी में जो कि हमारा ब्रुसेल्स है, तो ब्रुसेल्स में उल्टी कहानी है। कैसी कहानी है, तो जो पूरे देश में ज्यादातर लोग कौन रह रहे हैं, तो डच भाषा बोलने वाले। इनकी संख्या तो कम है फ्रेंच भाषा बोलने वाले की, लेकिन ब्रुसेल्स की बात करें तो यहाँ पर फ्रेंच भाषा बोलने वालों की संख्या ज्यादा है और डच भाषा बोलने वालों की संख्या कम है। अब ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि फ्रेंच भाषी जो लोग हैं ये एक्चुअली में ज्यादा समृद्ध हैं, ज्यादा पैसे वाले हैं, ज्यादा समझदार शिक्षित वर्ग के लोग हैं। जबकि यहाँ पर यदि हम डच की बात करें तो ये कम थोड़ा सा फाइनेंशियली जो है सो वीक बैकग्राउंड से आते हैं। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि ये जो फ्रेंच भाषी लोग हैं जिसकी संख्या वाकई कम है इस पूरे देश के ऊपर, और डच भाषी की संख्या यदि हम बात करें जो पूरे देश के ऊपर ज्यादा है लेकिन यहाँ पर कम है, ऐसे समय में क्या होगा, ये जो डच वाले लोग हैं इन्हें ऐसा महसूस होना शुरू हो जाएगा कि यार हम देश में तो बहुत बड़ी संख्या में है लेकिन ब्रुसेल्स में हमारा जो है प्रतिनिधित्व तो बहुत कम है, हम तो यहाँ पे कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, हमारी भाषा का तो अपमान हुए जा रहा है, क्योंकि जो राजधानी है यहाँ पर फ्रेंच भाषी लोग ज्यादा रह रहे हैं, डच भाषियों का तो कुछ है ही नहीं। अब धीरे धीरे बच्चों इनके वजह से यहाँ पे क्या होगा, बहुत ज्यादा विरोध होना शुरू हो जाएगा। आइए समझते हैं। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया, ये पूरी पढ़ोगे तो बात समझ में आ जाएगा कि राजधानी ब्रुसेल्स में 80% लोग तो फ्रेंच बोल रहे हैं और 20% लोग डच भाषा बोल रहे हैं। अल्पसंख्यक जो फ्रेंच भाषी लोग हैं ये ज्यादा समृद्ध और ताकतवर है और यही आकर के ब्रुसेल्स में बैठे हुए सेंटर में।
लिखा है डच भाषी लोगों ने 1950 से लेकर के 1960 के दशक में जो है वो विरोध करना शुरू कर देते हैं। मतलब इनका विरोध प्रदर्शन बहुत तेजी से बढ़ता है। क्यों? अच्छा, कौन? तो ये जो डच भाषी लोग हैं, जिनका यहां पर तो संख्या कम है, लेकिन ओवरऑल पॉपुलेशन देखा जाए तो ये अच्छा खासा है, बड़ी संख्या में है। तो ये लोग अब धीरे धीरे विरोध करते हैं इस बात को लेकर के कि हमें जो है वो बराबरी का अधिकार क्यों नहीं मिलता है। तो वो थी बच्चों कहानी बेल्जियम की। अब दूसरा जो हमारा देश है जिसके बारे में हमें आज पढ़ना है, ये है श्रीलंका। यदि हम श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। द्वीपीय मतलब चारों तरफ से आप देख सकते हो ये पानी से घिरा हुआ है, और ये इंडिया के साउथ में पड़ता है। इंडिया से कुछ एक किलोमीटर की दूरी पर जो है सो हमारा ये आपको आइलैंड जैसा कंट्री जो दिख रहा है, ये हमारा श्रीलंका देखने को मिलता है। श्रीलंका की बात करें तो यहाँ पर भी स्थितियां कुछ ना कुछ जो है सो आपका बेल्जियम के जैसा है। जैसे कि यहाँ पर कौन कौन लोग रह रहे हैं, तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो ये जो आपको येलो वाला पार्ट दिख रहा है, यहाँ पर सिहली भाषा बोलने वाले, सिहली भाषा को बोलने वाले लोग रहते हैं। जबकि ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये तमिल भाषा बोलने वाले लोग हैं। लेकिन जब हम तमिल भाषा की बात करते हैं तो तमिल भाषा बोलने वाले दो तरह के लोग हैं। एक वैसे तमिल लोग हैं जो कि श्रीलंका के ही मूल के हैं, मतलब श्रीलंकाई मूल के ही लोग हैं, और ये भी तमिल भाषा बोलते हैं। एक है जो कि भारतीय मूल के हैं, मतलब भारत से आए हुए तमिल लोग हैं, जिसे बगानी करवाने के लिए अंग्रेज अपने साथ लेकर के और श्रीलंका में आए हुए थे। तो जो तमिल भाषा बोलने वाले लोग हैं ये दो तरह के हैं, एक श्रीलंकाई मूल के और एक है भारतीय मूल के। लेकिन बच्चों बात ये होती है कि यहाँ पर इसकी संख्या चूंकि ज्यादा है, सिहलियों की संख्या बहुत ज्यादा है। अब जब सिहलियों की संख्या बहुत ज्यादा है, जैसे कि इसका 74%, याद रखना यहाँ परसेंटेज दे रखा है, ये 74% है, और तमिल भाषा बोलने वाले 18% है, जिसमें से श्रीलंकाई मूल के जो लोग हैं ये 13% है, और भारतीय मूल के लोग जो है वो 5% है। ये पूरा सोशल स्ट्रक्चर यदि हम बात करें भाषा के आधार पे तो श्रीलंका में ये कंडीशन है। अब यहाँ पे जहां पे आपको डीप रेडिश कलर का दिख रहा है, ये है आपके भारतीय मूल के लोग, जबकि ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये है श्रीलंकाई मूल के लोग जो कि तमिल भाषा बोल रहे हैं। और यदि हम बात करें तो कुछ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि, अच्छा अब हम यदि थोड़ा धर्म की बात करें कि लोग कौन से धर्म को फॉलो करते हैं, तो बच्चों ये जो सिहली भाषी लोग हैं ये बौद्ध धर्म को ज्यादा फॉलो करते हैं, और जो तमिल भाषा बोलने वाले लोग हैं ये हिंदू लोग हैं और मुस्लिम लोग हो सकते हैं। जबकि कुछ यहाँ पर जो है सो ईसाई धर्म के भी लोग रहते हैं, और ये जो ईसाई धर्म के लोग हैं ये आपका तमिल भी बोल लेते हैं और ये आपका सिहली भाषा भी बोल लेते हैं। तो इस तरीके से पूरा सोशल स्ट्रक्चर हमको समझ में आ रहा है कि श्रीलंका में लोग किस तरीके से रह रहे हैं, कहाँ कहाँ का क्या स्ट्रक्चर है ये आपको क्लियर हो चुका होगा। लेकिन बात ये आती है अलग अलग धर्मों के लोग यहाँ रह रहे हैं, भाषा बोलने वाला सबसे ज्यादा संख्या किसकी है, तो सिहलियों का है। लेकिन अब हम लोग समझेंगे कि वाकई में बेल्जियम और श्रीलंका में कौन समझदार देश होता है, कौन ऐसा देश होता है जो सभी को सत्ता की साझेदारी बहुत अच्छे से करता है, जिससे वहां पर जो है स्थिति सब कुछ कंट्रोल में रहे, सबको बराबरी का अधिकार मिलता रहे। और यदि ऐसा नहीं होगा तो गृह युद्ध जैसी स्थिति संभव हो जाती है। तो इस तरीके से पहले तो आपको यह समझना होगा कि बेल्जियम की स्थिति क्या है, श्रीलंका की स्थिति क्या है। अब हम समझते हैं आगे कि आखिर क्या हुआ यहाँ पर। देखिए, तो आगे हम बढ़ते हैं तो हमारा अगला पार्ट ये आता है कि श्रीलंका में क्या होता है। अब देखो, श्रीलंका के बारे में अभी अभी आपने पढ़ा है कि वहां की स्थिति कैसी रही है। अब श्रीलंका में हमें देखने को मिलता है बच्चों बहुसंख्यकवाद। अब देखो, बहुसंख्यकवाद जब भी हम बोलेंगे तो बहुसंख्यकवाद का मतलब होता है जिसकी संख्या बहुत ज्यादा हो। जिसकी संख्या ज्यादा हो ये बहुसंख्यकवाद, जिसकी संख्या कम हो इसे अल्पसंख्यक कहा जाता है। तो एग्जाम्पल में यदि हम देखें तो बेल्जियम में किसकी संख्या ज्यादा थी, तो बेल्जियम में यदि हम देखें तो वहां पे डच और फ्रेंच दो तरह के लोग थे, जहां पर कि डच भाषी लोगों की संख्या ज्यादा थी और फ्रेंच भाषी लोगों की संख्या कम थी। जबकि ब्रुसेल्स में उल्टा था। जबकि हम श्रीलंका में बात करें तो श्रीलंका में जहां पर सिहली भाषी लोग ज्यादा हैं और तमिल भाषी लोग बहुत ही कम हैं, तो जो ज्यादा है उसे हम लोग बहुसंख्यकवाद कहते हैं। अब देखो, श्रीलंका में क्या होता है, बहुसंख्यकवाद देखने को मिलता है, मतलब जिसकी संख्या ज्यादा है वो अपना वर्चस्व दिखाते हैं और तमिल भाषी लोगों के साथ जो है सो गलत करते हैं। उन्हें किसी तरह का कोई अधिकार नहीं देते, सरकारी नौकरियों में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देते, सरकारी योजनाओं का लाभ उन्हें नहीं मिलता। तो इस तरीके से धीरे धीरे तमिल भाषियों के अंदर ऐसी भावना आने लगता है कि हमारे लिए ये देश है ही नहीं, हमारे बारे में कभी सोचा नहीं जाता, हमें कोई अधिकार नहीं मिलते। और यही वजह है कि तमिल भाषी जो लोग होते हैं बच्चों, ये बड़ा विरोध शुरू कर देते हैं, वे संगठन बनाते हैं और बड़े बड़े विरोध को अंजाम देते हैं। आइए समझते हैं। तो ये बहुसंख्यकवाद का मतलब आपको समझ में आ गया, जब कोई बहुत बड़ी संख्या, जिसकी संख्या बहुत ज्यादा है, वो अपने मनचाहे ढंग से शासन चलाता है और अल्पसंख्यक समुदाय के जरूरतों या उसकी इच्छाओं की अवहेलना करता है, उसको इग्नोर करता है। ऐसे समय में क्या होता है, बहुत बड़ा विरोध का रूप ले लेता है ये बात।
श्रीलंका की यदि बात करें तो वो 1948 हमारे देश से बस 1 साल बाद ही इसे आजादी मिली थी। सिंहली समुदाय के नेताओं ने बहुसंख्या के बल पे शासन चलाना चाहा। उन्होंने सोचा कि हमारी संख्या तो बहुत है, हम तो बहुत आराम से कंट्रोल करेंगे, और ये जो है सिंहली भाषी लोग वो तमिलों के ऊपर जो है वो कंट्रोल करना चाहा। 1956 में एक ऐसा कानून आया जिसकी वजह से सिंहली भाषा को राजभाषा बनाने की बात आई। अब जब सिंहली भाषा को राजभाषा बना दिया जाएगा, श्रीलंका में सिंहलियों की संख्या ज्यादा है, तमिलों की संख्या कम है, अब सिंहलियों ने कहा कि यही राजभाषा होगा, तो तमिलियों को लगा कि हमारे भाषा का अवहेलना हो रहा है, हमारी भाषा का अपमान हो रहा है और धीरे धीरे हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, क्योंकि किसी का अस्तित्व मिटाने के लिए उसकी भाषा को खत्म करना काफी होता है, सबसे पहला स्टेप होता है बच्चों। तो इस तरीके से इन्हें लगने लगा कि हमारी भाषा का अपमान हो रहा है, और यही वजह था कि इन लोगों ने मिल करके और विरोध करना शुरू किया। यही नहीं, जब बाद में विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरी की बात आई तो यहां पर भी सिंहलियों को पहले बात मानी जाती थी, उन्हें प्राथमिकता दी जाती थी। अब तमिलों के साथ जो है पूरी तरह से अन्यायपूर्ण ढंग से व्यवहार किया जा रहा था। अब वे क्या करेंगे, एक एक करके ऐसे ऐसे फैसले आए, सरकारी फैसलों ने श्रीलंकाई तमिल में नाराजगी बढ़ा दी, और जब नाराजगी बढ़ा तो अब ये धीरे धीरे विरोध करना शुरू कर दिया, और इस तरीके से उन्हें लगने लगा कि हमें अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा। और इस तरीके से तमिलों ने अब एक संगठन बनाया बच्चों, उस संगठन का नाम है LTTE, जिसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। LTTE यदि हम बात करें तो ये स्वतंत्र तमिल इल्म, ये एक ऐसा संगठन है बच्चों जिसने विरोध करते करते अपनी एक आर्मी तैयार कर ली, अपना एक झंडा तैयार कर लिया, और ये श्रीलंका में जो है सो बहुत ही बड़े लेवल पे जो है वो प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए, विरोध करना शुरू कर दिए सिंहलियों के खिलाफ, कि आपको तमिल को भी भाषा के रूप में जगह देना पड़ेगा और तमिलियों को भी वही सम्मान और वही समान अधिकार देना पड़ेगा जो कि सिंहलियों को मिलता आया है। और इस वजह से यहाँ पे इतना बड़ा ये प्रोटेस्ट हुआ कि LTT जैसी संगठन जो है ये यहाँ पे खुल जाते हैं, और ये 1980 के दशक में जो है वो यहाँ पे सरकार बनाती है, मतलब सरकार बनाने को लेकर के ये राजनीतिक संगठन बनाना शुरू कर देते हैं। अब सोचिए ये इतने ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं, इतनी बड़ी संख्या बन जाती है कि अपना एक पुलिस फोर्स भी रखना शुरू कर देते हैं, जिसके वजह से ये बड़े लेवल पे जो है सब प्रोटेस्ट कर सके। यदि हम बात करें तो इनके बीच में टकराव का परिणाम जो है वो गृह युद्ध हुआ। अब हमने पढ़ा कि सिंहलियों ने तमिलों को अधिकार नहीं दिए, और जब सिंहलियों ने तमिलों को जब अधिकार नहीं दिए तो इसका परिणाम ये हुआ कि इससे गृह युद्ध जैसी स्थिति बन जाती है। दोनों पक्षों में हजारों लोग मरते हैं, और इससे बहुत सारे जो परिवार है वो शरणार्थी हो जाते हैं, मतलब वहां से भाग करके कई देशों में जाकर के शरण ले लेते हैं, जैसे कि हमारे देशों में भी बहुत सारे लोगों ने शरण लिया। 2009 में जो है सो इस गृह युद्ध का अंत हुआ, और इसके साथ ये मामला का निपटारा होता है। अंततः जो है उस सिंहलियों को इस बात पे राजी होना पड़ता है कि तमिलों को भी हम जो है वो अधिकार देंगे। तो इस तरीके से आपने देखा कि श्रीलंका, जहां पर सिंहलियों ने अपने बहुसंख्यक को आधार बना करके और अल्पसंख्यकों को दबाना चाहा और तमिलों को अधिकार देने की बात नहीं कही, और इस तरह का इसका परिणाम ये हुआ कि यहाँ पे गृह युद्ध जैसी स्थिति हुई, हजारों लोग मरे, और इस तरीके से फाइनली हमें उसी बात पे सहमति बनानी पड़ी। लेकिन बच्चों इसी के जस्ट उल्टे यदि हम दूसरे कंडीशन में देखें कि बेल्जियम क्या कर रहा था इसी समय में, तो बेल्जियम की बात करें तो बेल्जियम की समझदारी यहाँ देखने को मिलती है। कैसे? तो बेल्जियम क्या करता है, बेल्जियम ने नेताओं में क्षेत्रीय अंतर और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया। उसने कहा हमारे यहाँ अलग अलग धर्म के लोग हैं, क्योंकि आप देखें वहां पे बौद्ध धर्म के लोग सबसे ज्यादा है, उसके बाद हिंदू मुस्लिम है, उसके बाद ईसाई भी हैं, तो हर धर्म के लोगों को उसने स्वीकार किया। अलग अलग भाषा बोलने वाले, चाहे वो डच हो, चाहे वो फ्रेंच हो, चाहे वो जर्मन हो, सभी भाषाओं का सम्मान करते हुए सभी को बराबरी का अधिकार देने की बात कही। और इस तरीके से 1970 से लेकर के 1993 के बीच में जो है वो 4 संविधान संशोधन करके और सभी को मिलजुल करके प्रोत्साहन किया कि अब हम सभी लोग मिलजुल करके रहेंगे, इस बात को प्रोत्साहन दिया। अब उन्होंने कैसे फैसले किए, तो यदि हम बात करें तो बेल्जियम ने क्या किया, अभी हमको समझ में आएगा कि बेल्जियम के मॉडल क्या थे। देखिए बेल्जियम के मॉडल के कुछ प्रमुख बातें, आखिर उन्होंने किस तरीके से सिचुएशन को संभाला जिससे हमें लगता है कि मॉडल बहुत ही अच्छा था बेल्जियम का, जिसके वजह से वहां पर गृह युद्ध जैसी स्थिति कभी बनी नहीं, जैसा कि श्रीलंका प्रॉब्लम में पड़ा। श्रीलंका जो पूरी तरह से हजारों लोग मरे, ऐसी स्थिति जो है सो बेल्जियम में नहीं आया। इसके पीछे क्या कारण था? तो सबसे पहली बात यदि हम बात करें तो संविधान के अनुसार केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच, देखो जो केंद्र सरकार बनाए गए वहां पे डचों की संख्या और फ्रेंचों की संख्या बिल्कुल बराबर रखी, समान मंत्रियों की संख्या समान रखा, और कोई भी फैसले लिए जाएंगे तो दोनों के बहुमत से लिया जाएगा, मतलब दोनों की संख्या बराबर रखने की बात कही, और दोनों में से कोई भी एक अकेला जो है सो फैसला नहीं सुना सकता,
दोनों का बहुमत होगा तभी कोई कानून बन सकता है। तो यदि हम ऐसे सभी को बराबरी का अधिकार देंगे तो कभी भी गृह युद्ध जैसी स्थिति कभी नहीं आ सकती। यदि हम बात करें तो केंद्र सरकार के अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों के क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दी गई, यानी राज्य सरकार जो है वो केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं रहा। अब बच्चों बात ऐसी हुई कि केंद्र सरकार ने अपना बहुत सारे जो पावर्स हैं ये राज्य सरकार को ट्रांसफर किया और राज्य सरकार को भी बहुत ज्यादा अधिकार दिए। इससे ऐसा नहीं था कि ये केंद्र सरकार के अंडर में रह करके काम करता था, ये स्वतंत्र होकर के अपने अपने भाषा के लोगों के लिए या तो अपने अपने क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत ज्यादा एकदम आजाद होकर के काम कर सकता है। इससे जो लोकल लेवल के जो लोग होते थे, राज्य लेवल पे जो लोग होते थे, उन्हें कभी ऐसा नहीं लगा कि हमारे धर्म को, हमारी जाति को, हमारी भाषा को जो है वो दबाया जा रहा है, और इस तरह की स्थिति कभी वहां पे पैदा नहीं हुई। तो ये 2 मॉडल आपको समझ में आए। इसका तीसरा पॉइंट जो हमें देखने को मिलता है बेल्जियम को लेकर के अच्छी बातें, तो वो तीसरा मॉडल है कि ब्रुसेल्स में अलग सरकार रखा गया और इसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व रखा। जहां पे ब्रुसेल्स, आपने देखा कि ब्रुसेल्स में मामला ही एकदम अलग था पूरे देश के हिसाब से। पूरे देश में जहां पे डचों की संख्या ज्यादा है जबकि ब्रुसेल्स में फ्रेंच की संख्या ज्यादा दिख रहा था, तो वहां पे क्या किया, वहां पर भी इक्वालिटी मेंटेन किया उसने दोनों समुदाय के लोगों का जो है सो समान प्रतिनिधित्व रखा। दोनों लोग जो है वो बिल्कुल इक्वल थे। केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा यहाँ पे तीसरे चरण की सरकार काम करती थी, यानी सामुदायिक सरकार, जैसा कि हमारे यहाँ लोकल गवर्नमेंट होता है। तो ये सामुदायिक सरकार, अच्छा इसकी भी खास बात ये है कि ये जो है इन सरकारों का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते थे। मतलब यदि यहाँ पे कोई सामुदायिक सरकार है तो यहाँ पर एक भाषा बोलने वाले लोग ही अपने भाषा बोलने वाले लोगों को ही सिर्फ वोट कर सकता था। अब ये जरूरी कैसे था, आपको समझना होगा कि जैसे कि मान लेते हैं ब्रुसेल्स में वोट दे रहे हैं, 80% लोग मान लेते हैं कि यहाँ पर सिहली भाषी लोग हैं, सॉरी सिहली नहीं, फ्रेंच भाषा का, और 20% जो लोग हैं ये डच भाषा बोलते हैं। अब मान लो एक कैंडिडेट खड़ा हुआ, तो जिसकी संख्या ज्यादा है उसे तो ये मिल जाएगा वोट फ्रेंच भाषा, और जिसकी संख्या कम है इसे ये भी मान लो कि कोई लोग उसे वोट दे रहे हो, तो यहाँ पर इस बात की संख्या, हमेशा इस बात का बना रहेगा प्रोबेबिलिटी कि चूंकि इसकी संख्या ज्यादा है तो हमेशा से फ्रेंच भाषा ही चुन करके आता रहेगा। इससे डचों को तो बड़ा नुकसान होगा। इसीलिए कहा गया कि ब्रुसेल्स में जो भी होगा ये दोनों भाषा बोलने वालों का अलग अलग कैंडिडेट खड़े होंगे और दोनों भाषा, ये भाषा बोलने वाले लोग इसको वोट देंगे, इस भाषा को बोलने वाले लोग इसको वोट देंगे। ऐसे कई कैंडिडेट्स डच में खड़े होते थे, ऐसे कई कैंडिडेट्स फ्रेंच में खड़े होते थे, और इस तरीके से जो जीत जाता था उसे ही वहां का प्रतिनिधित्व संभालने के लिए दे दिया जाता था। ये सिर्फ और सिर्फ ब्रुसेल्स का था, सॉरी ब्रुसेल्स नहीं, सामुदायिक सरकार में जो लोकल गवर्नमेंट बनता था उसे इस तरीके से किया जाता था, और इनका काम था कि ये संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पे बात करे। ये इस तरीके से ऐसे छोटे छोटे मुद्दे, या तो जिससे मतलब विविधता जो है वो बरकरार रहे और फिर भी हम सभी को एक करके रख सके, इसीलिए सामुदायिक सरकार बनाई गई। जब अनेक यूरोपीय देशों ने मिल करके यूरोपीय संघ की स्थापना करती है। अब जब ब्रुसेल्स इतना मतलब समझ लीजिए शांत जगह बनता है बच्चों, बेल्जियम का जो ब्रुसेल्स है ये इतना ज्यादा शांत प्रिय जगह बनता है कि जब यूरोपीय यूनियन है ना, जब यूरोपीय यूनियन का संगठन तैयार होता है, मतलब यूरोपीय संघ का एक बड़ा सा संघ तैयार होता है, ऐसे समय में जो इसका मुख्यालय है, इसका जो हेडक्वार्टर है, ये आपका बेल्जियम में रखा जाता है। और बेल्जियम में कहाँ, तो बेल्जियम का जो ब्रुसेल्स वाला इलाका है वहां पर जो है इसका हेडक्वार्टर अभी भी स्थित है, आप देख सकते हैं फिगर में। तो इस तरीके से सोचिए कि बेल्जियम है एक तरफ, दूसरी तरफ हमारा श्रीलंका है। श्रीलंका ने बहुसंख्यकवाद के आधार पर वहां पे गृह युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न कर दी, जबकि बेल्जियम जो है वो सभी को बराबरी का अधिकार देते हुए जो है वहां पर एक ऐसा इलाका बना दिया, एक ऐसा शांतपूर्ण इलाका बना दिया जिससे पूरी दुनिया का नजर उस पे गया, और यूरोपीय यूनियन जो है, यूरोपीय यूनियन का जो हेडक्वार्टर है वो यहीं पे बनाया गया, वो है आपका ब्रुसेल्स। तो देखो दोनों ने अपने अपने हिसाब से जो है सो सत्ता चलाने की कोशिश किया। एक ने सत्ता को डिवाइड किया और एक जो है उसे सेंट्रलाइज रखने की कोशिश किया। एक सोचा कि हम सारे पावर मेरे ही हाथ में होंगे, जबकि दूसरे ने सोचा कि नहीं, हम इस पावर को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करें कि सभी को बराबरी का अधिकार मिलते हुए हम सरकार बना सके। और इस तरीके से दो देशों का आपने पूरी तरह से केस स्टडी पूरे अच्छे से पढ़ लिए हो, दो देश के पूरी तरह से आपने कहानी को जान रखा है। अब आपको समझना पड़ेगा कि ये जो हमारा सत्ता की साझेदारी है ये क्यों जरूरी है, ये भी हमको समझना होगा, है ना। अब देखते हैं आगे, हमारे पास आगे के टॉपिक में है कि सत्ता की साझेदारी से क्या लाभ होता है, ये आपको समझना होगा। देखो बच्चों, जब हम सत्ता की साझेदारी करते हैं तो सत्ता की साझेदारी से कभी भी अलग अलग जाति, धर्म, वर्ग विशेष के जो लोग होते हैं, चाहे वो अलग भाषा बोलने वाले हो, अलग खान पान वाले हो,
अलग संस्कृति को मानने वाले लोग हों, उन सभी में जब हम सत्ता को डिवाइड कर देते हैं तो उन्हें लगता है कि ये देश हमारे लिए है और वो इस देश के प्रोग्रेस के लिए साथ मिल करके काम करते हैं। और उन्हें कभी भी ऐसा नहीं लगता कि हमें इस देश से अलग होकर के रहना चाहिए क्योंकि इससे हमारे देश को खतरा है, या हमारे देश में, इस देश में यदि हम रह रहे हैं तो हमारी भाषा को खतरा है, हमारे धर्म को खतरा है, ऐसा उन्हें महसूस नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा महसूस नहीं होगा तो वो साथ मिल करके देश के डेवलपमेंट में अपना योगदान देंगे। और यही होता है जब हम सत्ता की साझेदारी करते हैं और सत्ता को जब हम बांट देते हैं, अपने पावर का डिवीजन करते हैं, तो इस तरह से ऐसी स्थिति कभी नहीं होगी कि यहाँ पे गृह युद्ध जैसा स्थिति हो जाए या विरोध या विद्रोह जैसी भावना कभी उत्पन्न नहीं होती है, क्योंकि हम सबको इक्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं, हम सभी को जो है सो बराबरी का अधिकार देने की बात कर रहे हैं। इसीलिए तो ये है आपका सत्ता की साझेदारी और उससे होने वाले लाभ। अब हम बात करते हैं आगे, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है बच्चों। एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका, है ना, सत्ता की साझेदारी क्या है और ये जरूरी क्यों है। और दूसरी बात कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चन आ सकते हैं इससे। तो सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, इसके दो कारण है। एक है युक्ति परक तर्क, कारण नहीं कहेंगे, तर्क कहेंगे, कि एक युक्ति परक तर्क होता है और एक नैतिक तर्क होता है। युक्ति परक तर्क क्या है सर? युक्ति परक तर्क का मतलब होता है समझदारी से यदि हम बात करें, युक्ति से बात करें, हम अपने तर्क पे हमेशा कायम रहे, तो ये क्या है, हमारा समझदारी से दिया हुआ ये जो तर्क है, ये कहता है कि सत्ता की साझेदारी बिल्कुल सही है, क्योंकि इससे कभी भी टकरावों का अंदेशा नहीं होता। कभी ऐसा नहीं होता कि दो समाज आपस में लड़ रहे हो कि हमारा धर्म खतरे में है, हमारी भाषा खतरे में है, ऐसा कभी उन्हें लगता नहीं है। ये हो गया आपका युक्ति परक तर्क, जिसमें विभिन्न सामाजिक समूह जो होते हैं वो आपस में मिल करके रहते हैं और कभी भी इनमें मन मुटाव की भावना उत्पन्न नहीं होती है। जबकि दूसरी बात करें हम नैतिक तर्क, हमारी नैतिकता को यदि हम पूछें, यदि हम अपने नैतिक तर्कों के आधार पर जवाब देने की बात करें कि हमारा जो आत्मा है, हमारी जो समझ है, हमारी जो शिष्टाचार है, ये हमसे क्या कहती है, क्या हम सभी के पावर को इकट्ठा अपने पास रख लें और सभी को अपने हाथ के नीचे जो है अपने कंट्रोल में रह करके सबको चलाएं, क्या ये हमारी नैतिकता है? या हमारी नैतिकता कहती है नहीं, हम सबको बराबरी का अधिकार देते हुए और इस देश के प्रोग्रेशन में हम हेल्प करें, क्या ये हमारी नैतिकता है? तो बच्चों हमारा नैतिक तर्क जो है ये भी कहता है कि सत्ता की साझेदारी वास्तव में लोकतंत्र की आत्मा है। इससे वैध सरकार चुने जाते हैं, वैध सरकार चुने जाते हैं मतलब वहां की जो जनता है उन्होंने मिल करके यदि किसी एक व्यक्ति को चुना है तो उसकी भी जिम्मेदारी है कि उस पब्लिक के लिए काम करने के लिए वो अपनी सत्ता को पूरी तरह से अपने हाथ में सेंट्रलाइज नहीं रखे, उसे लोगों तक जाने दे, उसे इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करे कि आम जनता तक जो है उस सारी योजनाओं का लाभ मिले, सारे लोग उससे जुड़ करके रहे, है ना, उस सरकार से जुड़ करके रहे। और ये तभी हो सकता है जब वो सारा पावर को अपने हाथ में लेकर के उसे तानाशाही जैसा यूज ना करे, बल्कि सभी लोगों समूहों के साथ मिल करके और वो जुड़े हुए रहे, वो पब्लिक के साथ जुड़ा हुआ रहे। ऐसे समय में जब हम बात करते हैं तब हमें लगता है ये नहीं कि नैतिक तर्क बन के सामने आता है। तो आपको एग्जाम में ऐसे ही लिखना है सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, तो ये दो पोर्शन आपके बहुत हेल्प करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक ये है सत्ता की साझेदारी के रूप। जब हम सत्ता की साझेदारी के रूप करते हैं, मतलब रूप की बात करते हैं, तो बहुत समय पहले से बच्चों इस बात को, आपके क्वेश्चन है यहाँ पर, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि सत्ता की साझेदारी में आपने समझा कि सत्ता जो है वो एक हाथ में नहीं होना चाहिए, उसे कई लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। लेकिन एक क्वेश्चन सोचो कि सारा पावर किसी एक व्यक्ति के हाथ में रखना आसान है या सही है, या उस पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना सही है? फिर से क्वेश्चन समझो कि जो हमारे पास पावर है या हमारी गवर्नमेंट के पास जो पावर है उसे एक आदमी के हाथ में दे देना सही होगा, या उसे अलग अलग लोगों के हाथ में डिस्ट्रीब्यूट कर देना सही होगा? आपका सीधा सा जवाब होगा सर इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। लेकिन बच्चों यदि एक आदमी के हाथ में पावर होगा ना तो फैसला लेना आसान होता है। जैसे कि पहले के जो राजा लोग हुआ करते थे हमारे घर में, मतलब हमारे देश में या अलग अलग राज्यों में जो है, जब राजतंत्र हुआ करता था तो एक राजा होता था, उसी के पास फैसले लेने का अधिकार होते थे। हालांकि उनके मंत्रिमंडल होते थे, लेकिन वो राजा जो है सो तुरंत फैसला लेता था, और जब तुरंत फैसला लेता था तो फैसले में कभी देरी नहीं होती थी। लेकिन लोकतांत्रिक ढंग में जो है एक विभाग दूसरे विभाग के अंडर में होता है और फैसले लेने में बहुत देरी हो जाती है। कभी कभी तो कोई योजनाओं को स्टार्ट होने में, उसे कार्यान्वित होने में कई साल लग जाते हैं। तो यहाँ पे फैसले लेने में बहुत देरी होती है। तो क्या हमें ये बात सोच लेना चाहिए, क्या हमें इस बात को मान लेना चाहिए कि नहीं सर, कभी भी सत्ता का केंद्रीकरण जो है वो सही है और सत्ता का विकेंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, सत्ता की साझेदारी नहीं होनी चाहिए। एक ही हाथ में यदि पावर होगा तो फैसला बहुत जल्दी आ जाएगा। लेकिन बच्चों
जनता ने चुन करके भेजा है किसे? अपने जनप्रतिनिधि को। और उस जनप्रतिनिधि का ये बिल्कुल समझ लीजिए राइट होना चाहिए, या तो उसके एक नैतिक धर्म होना चाहिए कि हमें यदि उन्होंने चुन करके भेजा है तो हमें इस तरीके से काम करना है जिससे सभी का इक्वालिटी मेंटेन रहे। और यही वजह है कि हम किसी एक व्यक्ति के हाथ में ऐसा पावर नहीं दे सकते, क्योंकि यदि वो राजा सही हो तो वो उसे इक्वल मेंटेन करते हुए ही चलाता है, उसे एक लोकतांत्रिक ढंग से ही एक सही साम्राज्य की स्थापना कर सकता है। कभी भी तानाशाही रूप एक अच्छा समाज का पूरक नहीं हो सकता। उसी तरीके से यदि एक व्यक्ति जो है वो सारा पावर अपने हाथ में लेकर के तानाशाही शासन के व्यवस्था के तहत यदि देश को अच्छा बना रहा है तो ये अच्छा नहीं, बल्कि उसे गुमराह करने की एक बात है। जैसा कि हिटलर ने इस तरीके से बात को घुमाया, इस तरीके से अपने साम्राज्य को इकट्ठा किया, एक साथ जोड़ा, जिसे उसने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। जर्मन को इस तरीके से उन्होंने यूज किया कि उसने अपने उस जितने भी उसके पास अधिकार थे, उसके पास पावर थे, उस पावर को एक विनाश की तरफ ले गया। इसीलिए पावर एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होना चाहिए, बल्कि लोगों के ग्रुप में होने चाहिए, ताकि कोई उस पावर का गलत इस्तेमाल नहीं कर सके। जब एक आदमी के हाथ में पावर सेंट्रलाइज्ड होता है तो वो उसका बहुत ही ज्यादा गलत इस्तेमाल करता है। इसीलिए हमें आगे बढ़ते हुए समझ में ये आता है कि एक व्यक्ति के हाथ में ये पावर नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए। आगे बात करते हैं। लेकिन लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत यह भी है कि जनता ही सभी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। मतलब जनता के वजह से ही सारे राजनीतिक शक्ति हमें प्राप्त हुए हैं। इसीलिए राजनीतिक शक्ति का हम मिसयूज करते हुए किसी एक व्यक्ति के हाथ में पावर नहीं दें, बल्कि ये कई लोगों में ये डिवाइडेड हो, तभी ये सही होगा। इसलिए उसे लोकतांत्रिक शासन को अच्छा माना जाता है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा नागरिकों को राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदार बनाया जाता है। पावर एक के हाथ में नहीं हो, बल्कि लोगों को भी इस राजनीति में उतरने का और इस देश को चलाने का जो है सो समान अवसर प्राप्त हो। तो लोग सिर्फ वोट देते ही नहीं है, बल्कि वो खड़े भी होकर के और इस देश के मतलब समझ लीजिए कि संचालन में जो अपना योगदान भी दे सकता है। तो इस तरीके से पावर जब एक आदमी के हाथ में सेंट्रलाइज्ड होता, जैसे कि राजा के जमाने में हुआ करता था, तो कभी भी दूसरे को मौका नहीं मिलता था राजा बनने का या उस पावर का सही इस्तेमाल करके जनता को फायदा पहुंचाने का। इसीलिए सही बात यदि हम बात करें तो एक लोकतांत्रिक देश में जो है पावर सेंट्रलाइज्ड नहीं होनी चाहिए। हाँ, कुछ देरी होती है इसमें, लेकिन व्यवस्था अच्छे से चलती है। चलो अब हम आगे बात करते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है बच्चों, ये लास्ट चैप्टर होने वाला है, सॉरी लास्ट टॉपिक होने वाला है हमारा, जो कि है सत्ता का वितरण। सत्ता का वितरण की यदि हम बात करें तो सत्ता किस किस तरह से डिवाइडेड है हमारे देश में। तो सत्ता की यदि हम डिवीजन की बात करें तो सत्ता का डिवीजन दो तरीके से है, एक है क्षैतिज वितरण और एक है ऊर्ध्वाधर वितरण। क्षैतिज वितरण और ऊर्ध्वाधर वितरण क्या होता है? देखो, ऐसे समय में यदि हम बात करें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तो ये क्या करते हैं, एक ही स्तर पे रह करके और ये क्या करते हैं, अपने पावर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि कभी भी ऐसा नहीं होता है कि विधायिका जो होता है इसके पास ज्यादा पावर है, कार्यपालिका के पास कम पावर है, न्यायपालिका के पास उससे भी कम पावर है। ये इस तरीके से नहीं है, अप डाउन करके नहीं है, इस तरह से इसके पास पावर ज्यादा है इसके पास कम है, ऐसा नहीं है। या तो इनके क्षेत्र जो है, कार्य क्षेत्र, ये कम नहीं है। विधायिका अपने लेवल पे स्ट्रांग है, अपने लेवल पे स्वतंत्र फैसला लेती है, ये अपने लेवल पे स्वतंत्र फैसला लेती है, ये अपने लेवल पे स्वतंत्र फैसला लेती है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कार्यपालिका जो होती है ये न्यायपालिका को नियुक्त करता है, जैसे कि राष्ट्रपति जो होते हैं वो कार्यपालिका के अध्यक्ष होते हैं, सबसे हेड होते हैं। और ये जो है सो सुप्रीम कोर्ट के जो मेन जज होते हैं, सीजेआई जो होते हैं, इनको शपथ देते हैं। लेकिन बच्चों फिर भी जरूरत आने पर जो है वो न्यायपालिका ही जो है वो विधायिका को और कार्यपालिका को कंट्रोल में रखती है। यदि ये गलत कानून बना है तो इस कानून को रद्द करने का अधिकार भी जो है वो सिर्फ और सिर्फ न्यायपालिका के पास ही है। यदि ये गड़बड़ करे तो इन दोनों के ऊपर जो अंकुश लगाता है, कंट्रोल करके रखता है, नियंत्रण करके रखता है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी न्यायपालिका ही करती है ऐसा। तो आपको समझ में आना चाहिए ये बातें कि ये सारे एक स्तर पे रह करके काम करती हैं, एक लेवल पे रह करके काम करती हैं, कोई ऊपर कोई नीचे नहीं है। इसे कहा जाता है सत्ता का क्षैतिज वितरण। क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल जो है इसे बांटा जाता है, जो एक ही लेवल पे रह करके काम करते हैं। जबकि जब हम ऊर्ध्वाधर की बात करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि केंद्र सरकार जिसके पास एक बड़ा सा क्षेत्र है अपना कार्य क्षेत्र का, जबकि जब हम बात करते हैं राज्य सरकार का तो उसके पास उसके अंदर का एक छोटा सा राज्य जो है वो उसका कार्य क्षेत्र होता है। जबकि नगर पालिका या जो पंचायत है, नगर पालिका जो कि नगरों में काम करते हैं, शहरों में काम करते हैं, और पंचायत जो कि गांवों में काम करते हैं, इनका जो है वो एक स्टेट के अंदर एक और छोटा सा जो है सो कार्य क्षेत्र होता है।
तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि यहां पर सत्ता की बात करें या पावर की बात करें या गवर्नमेंट जो एरिया होता है उसकी बात करें, तो आपका केंद्र सरकार के पास ज्यादा होता है, इसके पास कम होता है, इसके पास कम होता है। तो इस तरीके से यहां पर देखें तो जो आपका दिखेगा सत्ता का वितरण जो हो रहा है ये इस तरीके से हो रहा है, मतलब ऊर्ध्वाधर हो रहा है। एक ऊपर स्ट्रांग है, ज्यादा पावरफुल है, जबकि नीचे वाला थोड़ा कम पावरफुल है। ये अपना कुछ पावर जो वो इसे हस्तांतरित करता है, ये अपना कुछ पावर इसे देता है, ताकि पूरा समाज और सभी लोगों से जुड़ करके ये सरकार रह सके और हर जगह तक योजनाएं पहुंच सके। इसीलिए यहां पर सत्ता का जो वितरण हुआ है बच्चों, ये अप डाउन करके हुआ है, ऊपर नीचे हुआ है। यहां पर एक स्तर पे रह करके ये तीनों काम नहीं कर रहे, बल्कि अलग अलग लेवल पे ये अपने लेवल पे अपना समझ लीजिए पावर का इस्तेमाल करता है। ये अपने लेवल पे करता है, ये अपने लेवल पे करता है। यदि हम बात करें आगे, तो सत्ता का बंटवारा तो इस तरीके से होते ही है, क्षैतिज वितरण होता ही है, ऊर्ध्वाधर वितरण होता ही है। इसके साथ साथ इसे भाषा के आधार पे भी जो है सो बांटा जा सकता है। हम भाषा के आधार पे जो है अलग अलग संगठनों को भी हम पावर दे देते हैं। जैसे कि हमारे देश में यदि कोई हिंदू संगठन है, बहुत सारे मुस्लिम संगठन है, तो ये सारे संगठनों को भी अपना एक अधिकार दिया गया है, जो कि अपने भाषा अपने धर्म को बचाने के लिए जो है वो यूज कर सकते हैं अपने पावर को। तो यहाँ पर हमारी सरकारें जो होती है वो भाषाई और धार्मिक समूहों को भी पावर हस्तांतरित करती है, उसे देती है कि ताकि वो अपने धर्म अपने भाषा को बचा के रख सके। हमें कई मौलिक अधिकार देते हैं जिससे वो उठ करके अपने आवाज को बुलंद कर सके और सरकार को ये कह सके कि हमें अपना भाषा, हमें अपनी धर्म, इन सभी की रक्षा करना या तो इन्हें बचा करके रखना जो है ये हमारा अधिकार है। और इस तरीके से एक देश में रहने वाला अलग अलग तरह के विविध प्रकार के जाति, धर्म, भाषा बोलने वाले लोग जो है वो सुरक्षित महसूस करते हैं और उन्हें लगता है कि हमारी बातों को भी सुना जाता है। और उन्हें भी सत्ता हस्तांतरित करके हम इस बात को प्रूव करते हैं कि आप जो हो वो अकेले नहीं हो और आपके पास भी अधिकार है अपने धर्म को बचाने का, अपने धर्म को चलाने का, अपने भाषा के महत्व को इस देश में जिंदा रखने का, अपने अस्तित्व को नहीं मिटने देने का अधिकार उसके पास है। और इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से सत्ता जो है वो अलग अलग लेवल पे हम उसे बांटते हैं, ताकि सभी समूहों को बराबरी का अधिकार देते हुए उस देश के साथ, उस मूल के साथ हम जोड़ करके उसे रख सके। और इस तरीके से सत्ता का साझेदारी जो है वो आपका ये चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा। आपने दो चैप्टर के माध्यम से दो टॉपिक या तो दो देश के बारे में जान करके, बेल्जियम और श्रीलंका की कहानी के माध्यम से जो है आपने बहुत अच्छे से सत्ता की साझेदारी को समझा। अलग अलग लेवल पे जाकर के हमने उसको बहुत ही डेप्थ में समझने की कोशिश की है। अब जल्दी ही आपके सामने बच्चों एमसीक्यू का सेशन आने वाला है। एमसीक्यू के सेशन के साथ साथ आप जो है क्वेश्चन आंसर राइटिंग में भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एक एक चीज आपको समझाया जा चुका है, अब आपको सिर्फ और सिर्फ उसको बहुत ही विस्तार से लिख लेने हैं। अब आपके पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं? सबसे पहले तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि बेल्जियम और श्रीलंका के सोशल स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से लिखे, कौन से धर्म को बोलने वाले कितने % लोग होते थे, इसे आपको याद रखना है। दूसरा बात, आपको कौन सा मॉडल अच्छा लगा, उस मॉडल का कुछ खास बात लिखना है। और श्रीलंका में गृह युद्ध जैसा परिणाम क्यों हुआ, इसके बारे में आप संक्षिप्त में लिखें इन सभी बातों को। इसके अलावा सत्ता की साझेदारी क्या है, इसके फायदे क्या है और इसका ये जरूरी क्यों है। ये थर्ड क्वेश्चन हुआ। और चौथा क्वेश्चन जो बनता है बच्चों, ये है सत्ता का वितरण। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें सत्ता के वितरण को आपको इस तरह से बता देना है, एक्सप्लेन कर देना है, जैसा कि हमने अभी आपको समझाया है। तो इस तरीके से महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि मैंने आपको बताया ये तैयार कर लें। एमसीक्यू क्वेश्चन जल्दी ही आने वाला है, उसके लिए आप रेडी रहें। और इस तरीके से हमारा आज का ये क्लास खत्म होता है बच्चों। अब यदि आपको ये चैप्टर में पढ़ करके मजा आ गया होगा, ये चैप्टर आपको बहुत ही डेप्थ में समझ में आ गया होगा पूरी तरह से, तो मेरा आपसे एक ही राय होगा और आपका ये धर्म भी होना चाहिए कि आप इस चैनल को जो है वो अभी सब्सक्राइब कर लें, इस चैनल के साथ जुड़ जाएं, ताकि आने वाला सेशन आपसे कभी मिस ना हो पाए। और इस तरीके से हम लोग पढ़ते रहेंगे, पॉलिटी को खत्म करते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए, जुड़ते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।